हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। क्या हाल चाल। मैं मृत्युंजय पंड्या आपका वेलकम कर रहा हूं इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं 5 साइंटिफिक रिवीजन टिप्स जो आप लोगों को डेफिनेटली मदद करने वाली है एक कटिंग एज लेने में ऑन योर कॉम्पिटिटर्स इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चों, तो जो सबसे पहली रिवीजन टिप जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं वो है कि किसी पर भरोसा मत करो, यूज योर ओन नोट्स। हमारे जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, जब हम उनसे रिवीजन करते हैं तो वो एक अलग ही फील देता है एंड वो एक ज़्यादा कंफर्ट देता है। देखो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरा ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी पर अगर आप अमृता मैम से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या किसी भी एक एजुकेटर से आप फिजिक्स या मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली अपने नोट्स बनाते हो। जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना, तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस चीज़ को याद रखता है कि यार कभी किसी दिन मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, कभी किसी दिन मैंने किसी एजुकेटर से, किसी टीचर से इस चीज़ को समझा था और मैंने अपनी कॉपी में लिखा था। तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ स्टोर्ड है। अब अगर आप एग्जाम के पहले आप कोई और रिफ्रेशर, कोई और किताब या कोई और बुक को या किसी और जिसको कहना चाहिए पब्लिकेशन की बुक उठाकर अगर आप पढ़ने बैठोगे, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को एक नई चीज़ की तरह लेगा, एक फ्रेश चीज़ की तरह लेगा। और जब हमारा ब्रेन कोई चीज़ को पहली बार देखता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको मेमोराइज करने में, उसको समझने में उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यही चीज़ आप लोगों को रिवीजन करने में रोकती है। आपके साथ में ये होता भी होगा कि आपको मन तो आपका कहता है कि मैं ये बुक ले लूँ, मैं वो बुक ले लूँ, अरे वाह ये बड़ी सुंदर बुक है, अरे वाह इसने ये बुक को रेकमेंड कर दिया, ये टीचर इस बुक को रेकमेंड कर रहा है तो मैं ले आऊँ, मैं रातों रात स्टार बन जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप वो बुक लेकर आओगे, आपका ब्रेन बोलेगा अरे यार ये तो नई चीज़ है, इसको मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑलरेडी जो आज से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखकर नोट्स बनाए हैं, तो आपका ब्रेन उसको पहचानता है और पहचानी हुई चीज़ को आपको रिवाइज करने में हमेशा कम टाइम लगेगा। एंड गाइज, इस चीज़ से आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैंने जो नोट्स बनाए हैं, हाँ मैं जो पढ़ चुका हूँ 6 महीने पहले वो सही है और मैं उसी पर फोकस करके पढ़ाई करूंगा। तो गाइस, ट्रिक नंबर 2, हमेशा ध्यान रखना आपने जो नोट्स बनाए हैं या जैसे मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जब आप इन नोट्स को पढ़ो तो ऑलवेज यूज अ हाइलाइटर। अब बहुत सारे बच्चे, पता है मैंने देखा है, जब आप लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप पूरी बुक को या आपके सारे नोट्स को चितर देते हो। किसी किसी की तो पूरी बुक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक बुक दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास में ये बुक है तो किसी किसी की बुक में पूरी चितरी हुई होती, पूरी हाइलाइटर से पीली पीली हो जाती है। तो यार व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ हाइलाइटर? हाइलाइटर सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो तब आप उस स्टेटमेंट में द, एन, इस, एंड, वेयर, देयर, हेंस, ये जो तुम्हारे अनयूज्ड वर्ड्स होते हैं, जिनका आपके एनसीईआरटी में, आपके नोट्स में XYZ जगह पर खूब यूटिलाइजेशन होता है ताकि ये सेंटेंस पूरा कर सके गाइस। लेकिन ये काम इंग्लिश वालों का है, ये काम अंग्रेजों का है। अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़नी है, देन यू हैव टू अवॉइड दीज वर्ड्स। जब आप रिवीजन करो, आपके नोट्स में आपको सिर्फ वही वर्ड्स को हाईलाइट करना है जिनका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में या बायोलॉजी में या तुम्हारे सोशल साइंस में कोई मतलब बन रहा है। इससे क्या होगा? इसे जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठोगे तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए मैं करूंगा नेचुरल रबर मार्क कर दिया, सॉफ्ट को मैंने मार्क कर दिया, हाई टेम्परेचर को मैंने मार्क कर दिया, ब्रिटल को मार्क कर दिया, लो टेम्परेचर को मार्क कर दिया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रिवाइज करा तब मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर 335 केल्विन एंड अबव, ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको भी मैंने मार्क कर दिया, एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर 283 केल्विन। लेकिन जब मैंने इसको मार्क करा तो मैंने क्या क्या वर्ड मार्क करे, नेचुरल रबर मार्क किया, सॉफ्ट मार्क किया, हाई टेम्परेचर मार्क किया,
ब्रिटल मार्क किया और लो टेम्परेचर मार्क किया। अब जब मैं इसको नेक्स्ट डे या जब मैं इसको अगले स्लॉट में रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा तो मैं पता है क्या पढ़ूंगा, नेचुरल रबर सॉफ्ट हाई टेम्परेचर, ब्रिटल लो टेम्परेचर। कितना टाइम लगा रिवाइज करने में, ऐसे चीज रिवाइज होगी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस ट्रिक। आपको सिर्फ वही वर्ड को हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट हो। इससे पता क्या होगा, एक फ्लो चार्ट टाइप बन गया। फ्लो चार्ट कैसा बन गया, नेचुरल रबर सॉफ्ट हाई टेम्परेचर ब्रिटल लो टेम्परेचर, एक फ्लो चार्ट नहीं बन गया। एंड गाइस फ्लो चार्ट हमेशा जल्दी याद होते हैं, फ्लो चार्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हो, इनफैक्ट बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो, सब जगह आपको ये वाली टेक्निक जरूर यूज करनी है। तो इस टेक्निक को आप बोल सकते हैं कि या नॉट सो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप ओमिट कर दो, छोड़ दो और इंपॉर्टेंट चीज को मार्क करो। क्लियर गाइस? ट्रिक नंबर 3 है, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है। इस ट्रिक को मैंने कब सीखा था, जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था। जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था, मैं आपको बता दूं कैट में मेरा 99.4 परसेंटाइल था। एंड जब उस समय मैं पढ़ रहा था तो मुझे हमेशा ये सिखाया जाता था कि जब आप कैट का एग्जाम दोगे या जब आप लोग कोई भी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत फास्ट होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो गाइस मैंने एक बुक परचेस की थी जिस बुक के अंदर सिर्फ एक चीज सिखाई थी, फिंगर एंड आई कोऑर्डिनेशन। फिंगर एंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि जब मैं कोई बुक को पढ़ता था तो पहले मुझे सिखाया जाता कि अपनी फिंगर रख के पढ़ो, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। तो अभी क्या हो रहा है, जिस वर्ड पर मेरी फिंगर गिर रही है उस वर्ड पर मेरी आई जा रही है। फिर बाद में मुझे बोला गया अपनी फिंगर हटा लो एंड सिर्फ आंखों से उस पॉइंट को देखो। तो क्या होगा, आप एक टाइमर लगाकर बैठो, ठीक है। मुझे ऐसा सिखाया जाता है कि एक टाइमर लगाकर बैठो और देखो कि आप 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स रीड करें। गाइस मेरा टाइम बहुत स्लो आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करने लगा, मैं फटाफट चीज़ों को पढ़ने लगा, ये टाइम बढ़ने लगा। आपको क्या करना है, आपको यहां पर उतने लेवल पर नहीं प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है, आपने क्या करा, हाइलाइटर लगा दिया, आपने हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लिए। अब आपको आपकी फिंगर और आई के कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करना है। जो वर्ड पढ़ रहे हो उस पर फिंगर रखो, ये वल्कनाइज रबर बिकम्स सॉफ्ट हाई टेम्परेचर इतना, लो टेम्परेचर इतना, हार्ड सॉफ्ट ब्रिटल। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आप लोगों को उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका माइंड, आपके सेंस ऑर्गन यानी आपका आई, आपका माउथ, क्योंकि आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, और आपके फिंगर्स, आपके बहुत सारे सेंस ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हो। तो यहां पर आपका डाइवर्जन बचेगा। क्या होता है बेसिकली, ये फिंगर को रख के पढ़ना या माइंड में सोचना कि मैं कितनी जल्दी वर्ड्स पढ़ रहा हूं, दीज आर नथिंग बट ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट होने से रोकती है। क्या होता है, जब आप ऐसे लेट के किताब को हाथ में रख के पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ते 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 आपका दिमाग कहीं और चले जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली बैठोगे और आप अपने माइंड को बोलोगे कि यार ये मेरा टाइमर है, मैंने जो मेरे नोट्स फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट्स के बनाए हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सर के कहे अनुसार मार्क कर दिया है। अब मेरे पास में 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट का टाइमर लगाओ और फिंगर आई कोऑर्डिनेशन से फटाफट अपने नोट्स में ऐड करो। हाँ, सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, रिजिड होते हैं, ये होते हैं, ओके ये मतलब यहां पर आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होने से बच गया। तो फिंगर आई कोऑर्डिनेशन, फिंगर और आई के कोऑर्डिनेशन से अपने नोट्स को रिवाइज करना आपके टाइम को हमेशा सेव करेगा, आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो ये ट्रिक नंबर 3 है जो आपको इस्तेमाल करनी है। नाउ गाइस ट्रिक नंबर 4, 80% सिलेबस जो आपको बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में या जेई में या नीट में आता है वो वहां से आता है जो कि 20% चीजें आप छोड़ देते हो। ये कहावत है, यानी यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि यार भाई जो 20% चीज में छोड़ के गया ना, मुझे लगता है कि मेरा 80% पेपर वहां से आया। तो ये क्यों होता है? ये एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक होती है कि हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते तो हम पूरी तरीके से उस चीज की स्टडी नहीं करते। देखो फॉर एग्जांपल मैं इस चीज में जियो, जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो मार्केट में आया था, मैं इसको यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि मार्केट में आने के पहले उन्होंने मार्केट की पूरी रिसर्च करी। उन्होंने इंडियन मेंटालिटी को समझा कि यार आज इंडिया में डेटा की बहुत ज़रूरत है। पहले 1 GB डेटा महीने भर में मिलता था, अगर क्यों ना मैं इनको 1 GB डेटा एक दिन में देना स्टार्ट कर दूं। पहले के लोगों को फ़ोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, अब मैं इनको फ्री में कर दूं। इंडिया में क्या होता है ना, ये फ्री नाम से चीज़ बहुत बिकती है।
बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, बाद में पैसे मांगते हैं, लेकिन क्या होता है पहले आपको उनकी आदत लग जाती है, आपको उनकी जिसको होना चाहिए ना, आप उनके हैबिचुअल हो जाते हो। तो एग्जैक्टली वो चीज़ हम हमारी पढ़ाई के लिए कभी नहीं करते, हम इसको एक बर्डन की तरह समझते हैं। गाइस पहले पूरा रिसर्च करो, 1 दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो, मैं कहता हूं हफ्ता भर लगा दो रिसर्च करने में। सर रिसर्च करूं कैसे? भाई साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, मार्केट में ऑनलाइन फ्री फंड में इतनी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में सैंपल पेपर दे देंगी, उनको उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ और देखो कि कौन से टॉपिक पर मैक्सिमम टाइम सवाल पूछे गए हैं। लाइक अगर आपने पिछले 10 साल के सैंपल पेपर उठाए और आपने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 10 में से 6 बार या 10 में से 5 बार या 10 में से 7 बार एक चैप्टर के इस टॉपिक से सवाल आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट्स नाम का जो चैप्टर है उसमें 10 साल में से 7 साल तो डेंसिटी के ऊपर सवाल आया है, डेंसिटी निकालने के फॉर्मूले पर। सॉल्यूशंस नाम के चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ही हर साल सवाल आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी नर्न्स इक्वेशन आती है तो कभी कोलरॉश लॉ आता है। सरफेस केमिस्ट्री में से हमेशा पेप्टाइजेशन पर सवाल आता है, गोल्ड नंबर पर सवाल आता है। तो आपका आधे से ज्यादा चैप्टर तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आप पहले एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और अपने नोट्स में उन जगहों पर मार्क कर लो, दूसरे कलर का हाइलाइटर इस्तेमाल कर लो और वहां पर दूसरे कलर के पेन से लिख दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। तो आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आपको और चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपकी चीज और क्लासीफाई हो जाएगी कि हाँ ये टॉपिक इतने साल में इतनी बार आया, 96 में आया, 98 में आया, 2000 में आया, 2005 में आया, 6 में आया, 7 में आया, 9 में आया, 14 में आया, 15 में आया। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मेरे को पढ़ना है। तो अगर आपने ये चीज करना स्टार्ट कर दिया तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एनालिसिस करना किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है। विदाउट एनालिसिस अगर आप जाओगे तो आप उन चीजों पर टाइम वेस्ट कर दोगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगी नहीं। मतलब क्या होगा, अब आपका जो 80% टाइम है वो उन चीजों पर वेस्ट कर दोगे जो 20% पेपर में आएगा। वहीं पर जो 20% टाइम, आप सिर्फ 20% टाइम आपका लगाओ, आप सिर्फ स्मार्ट स्टडी करो, आप 20% टाइम को खर्च करके बोर्ड एग्जाम में 80% तक ला सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एग्जाम में आने वाली चीजें होती है ना, वो इन 20% चीजों से ही आती है। तो हमेशा ध्यान रखना, PYQs और सैंपल पेपर उठाओ, सारे सैंपल पेपर पिछले 10 साल के निकालो, 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो और क्लासीफाई कर लो चैप्टर को कि इस चैप्टर में से इतनी चीज पुराने बार आई है, ये मेरे को छोड़ना ही नहीं है। उसको पूरा 100% करके जाओ, आप अपने आप ही सेफ हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लग जाएगा क्योंकि आपसे सवाल बनने लग जाएंगे। एंड गाइस लास्ट ट्रिक, ऑलवेज यूज डेडलाइंस। देखो बच्चा, डेडलाइन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने इस चीज को फील किया होगा। जैसे आप लोगों का स्कूल, अभी तो खैर कोरोना की वजह से नहीं चल रहा, लेकिन जब आप स्कूल जाते थे और अगर आपको स्कूल में आपका एक टीचर बोल देता था कि नहीं भैया आपको 20 तारीख को ये वाला प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मतलब करना है, तो आपकी फटी पड़ी रहती थी 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को कि भाई साहब देना है, प्रोजेक्ट देना है, प्रोजेक्ट देना है, प्रोजेक्ट देना है। और अगर नहीं देते थे तो आप 20 को गायब हो जाते थे। तो गाइज जो डेडलाइन होती है ना, वो आपके माइंड पर एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट करती है। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, डेडलाइन से बहुत डरता है कि यार अब एंड तुरंत नजदीक आ रहा है, अब करना पड़ेगा। तो गाइज हर चैप्टर के रिवीजन के पहले एक डेडलाइन सेट कर लो कि अगर आज मैं फिजिक्स का मोशन इन 1D रिवाइज करने बैठ रहा हूँ, या अगर मैं फिजिक्स में ऑप्टिक्स करने बैठ रहा हूँ, या अगर मैं बायोलॉजी में एनिमल किंगडम करने बैठ रहा हूँ, या अगर मैथमेटिक्स में आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री करना है, तो एक डेडलाइन सेट कर लो कि मैं दोपहर को 2:30 बजे इस चीज को करने बैठ रहा हूं और 5 बजे मुझे इसको करके उठना है, क्योंकि 5 बजे मुझे दूसरे काम पे जाना है। तो 5 बजे का एक डेडलाइन सेट करके बैठो। और गाइस डेडलाइन मतलब डेडलाइन, क्योंकि यहां पर आप लोगों को कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से हार जाओ। तो अगर आपने डेडलाइन बना ली है तो आपको उसको फॉलो करना है और आपको सवाल उस टाइम पीरियड के अंदर करना है, मतलब करना है। मुझे बोलते हो ना यूट्यूब पे सर वीडियो बनाओ, हमारे को डर लग रहा है, हमारे को डर लग रहा है। तो मेरे पास भी तो डेडलाइंस है कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है। होते हैं कि नहीं चैप्टर कंप्लीट? होते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं डेडलाइन फॉलो नहीं करता तो क्या तुम लोग मुझ पर डिपेंडेंट हो पाते? तुम्हारा भी नुकसान होता, मेरा भी नुकसान होता। ऐसा आप खुद के बारे में भी सोचो ना
कि अगर आप खुद की डेडलाइन फॉलो नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होना है, आपके पेरेंट्स का सर झुक जाएगा समाज में, सबके सामने, लोगों के सामने, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो गाइस डेडलाइंस को फॉलो करो एंड ये 5 सॉलिड ट्रिक्स आपको पूरी तरीके से रिवीजन करने में मदद करेगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर स्कूल एग्जाम, फॉर योर जेई, फॉर योर नीट। तो गाइज आई होप आप ये 5 पॉइंट फॉलो करेंगे एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कैसे लगे ये 5 पॉइंट एंड दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।